आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी सिपाही का तमगा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कभी स्त्री और पुरुष का पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। एक दूसरे के संबंध में कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना ये पहली नजर का प्रेम बहुत खतरनाक भी सिद्ध होता है। परंतु ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं, और इस कहानी का विषय भी वही है। भगवान का शुक्र है कि जीवन की अन्य आवश्यक बातें जैसे शराब, पुलिस, घोड़े और ताल्लुकेदार आदि को भी इस कहानी में बिसराया नहीं जाएगा। किसी युद्ध में फौज का एक दस्ता, जो अपने आप को रईस रिसाला कहता था, 2-1 लड़ाइयों में भाग लेकर ही इतिहास में अमर हो गया। इस रिसाली के रंगरूट कुछ तो पश्चिम के आवारों के खानदान से आए थे और कुछ पूरब के खानदानी आवारों में से। खाकी वर्दी पहनने के बाद आदमियों को अलग करके देखना वैसे भी मुश्किल होता है। फिर कुछ ही दिनों में ये लोग आपस में मिलजुल भी गए। लड़ाई के दौरान में एक दिन रईस रिसाली के पड़ाव में धूनी के पास बैठा एल्सवर्थ रैमसेन डिब्बे का पका हुआ मांस खा रहा था। उसका जन्म प्रसिद्ध निकरवाकर घराने में हुआ था, इसलिए उसे अपने सिर्फ $1 करोड़ के मालिक होने पर कोई अफसोस नहीं था। इस लड़ाई में वो केवल मन बहलाव के लिए आया था। इस कारण उसे पोलो का खेल और शैड मछली का स्वादिष्ट भोजन न मिलने पर भी कोई शिकायत नहीं थी। उसी दस्ते में एक हष्टपुष्ट, हंसमुख और शांत स्वभाव का नौजवान भी था, जो अपने आप को ओरून कहा करता था। उससे रैमसन की दोस्ती हो गई। स्पेन वाले और प्रजातंत्रवादियों के विरुद्ध किए गए एक प्रसिद्ध आक्रमण में वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। लड़ाई के बाद रैमसन पोलो और शेड मछली वाली जिंदगी में लौट आया। एक दिन वो अपने क्लब में बैठा था कि उसका वो हष्टपुष्ट, हंसमुख और शांत स्वभाव वाला मित्र वहां आ पहुंचा। बहुत दिनों के बिछड़े बचपन के दोस्त जब मिलते हैं तब जैसी गाली गलौच और धौल धप्पा होना स्वाभाविक है, वही कुछ देर तक होता रहा। ओरून की बदनसीबी भी उसके चेहरे के संतोष को ढक नहीं सकी थी, परंतु ये भी स्पष्ट था कि ये संतोष दिखावा मात्र था। वो बोला, रैमसन, मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। अपनी जेब का आखिरी शिलिंग में अभी अभी बाल कटवाने में खर्च कर चुका हूं। रैमसन बोला, इसमें क्या मुश्किल है? इसी शहर में मेरी जान पहचान के कई लोगों की दुकानें और बैंक हैं। क्या तुम कोई खास नौकरी करना चाहते हो? दिलचस्पी से औरून ने कहा, हाँ, खास ही चाहता हूं। आज सुबह मैं सेंट्रल पार्क में घूम रहा था। अगर मुझे घुड़सवार पुलिस की नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हूं। मैं इस काम को कर भी सकूंगा, और इसके सिवाय मैं कुछ जानता भी तो नहीं। घुड़सवारी मैं अच्छी कर लेता हूं और खुली हवा मुझे बहुत पसंद है। क्या ये नौकरी मिल सकेगी? रैमसन को विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में काम हो भी गया। जो लोग घुड़सवार सिपाहियों को नफरत की नज़र से नहीं देखते, उन्हें सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द ये हष्टपुष्ट, हंसमुख और शांत नौजवान गहरे कत्थई रंग के घोड़े पर बैठा अपनी नौकरी बजाता हुआ दिखाई दे सकता था। इसके बाद की कहानी से हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाले वृद्धों और कमर झुकी बुढ़ियाओं को कुछ शिकायत, लेकिन नहीं, दादी माँ को अब तक उस बेवकूफ पर अमर रोमियो की कहानी अच्छी लगती है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि पहली नज़र का प्रेम कोई उतनी गैर मुनासिब बात नहीं। एक दिन जब रैमसन अपने क्लब से निकलकर 5वीं सड़क पर टहल रहा था, तब ऐसा ही कुछ हुआ। सड़क पर भीड़ के कारण एक मोटर अत्यंत धीमी चाल से जा रही थी। मोटर में ड्राइवर के अलावा एक बूढ़े महाशय बैठे थे, जिनके सफ़ेद बाल ऊनी टोपी से ढके हुए थे।
मोटर में बैठकर भी इस टोपी को पहनने की जरूरत महान विभूतियां ही कर सकती हैं। शराब के किसी बड़े ठेकेदार की भी ये हिम्मत नहीं हो सकती। मोटर की ये दोनों सवारियां कोई महत्व नहीं रखती, सिवाय इसके कि एक तो मोटर चला रहा था और दूसरे ने उसकी कीमत चुकाई थी। वृद्ध महाशय के पास अनार की कली से भी ज्यादा सुंदर और खजूर के वृक्षों के पीछे से झांकते हुए दूज के चांद से भी ज्यादा मोहक एक युवती बैठी थी। रैमसन ने उसे देखा और उसके भाग्य का वही निर्णय हो गया। उसका वश चलता तो वहीं मोटर के पहियों के नीचे दब जाता, परंतु उसे मालूम था कि ऐसी तुच्छ घटनाओं से मोटर में बैठने वालों का ध्यान नहीं बटा करता। मोटर धीरे धीरे आगे बढ़ गई और कवि को यदि हम ड्राइवर से श्रेष्ठ माने तो ये कह सकते हैं कि रैमसन के हृदय को भी अपने साथ लेती गई। इस शहर में लाखों की बस्ती थी, जिसमें निस्संदेह सैकड़ों स्त्रियां ऐसी होंगी जो कुछ दूरी से अनार की कली सी सुंदर दिखाई देती हों, परंतु फिर भी उसे आशा थी कि उसके दोबारा दर्शन अवश्य होंगे। उसके भाग्य को संचालित करने वाले स्वर्ग के देवता इतने कमजोर नहीं हो सकते। रैमसन के सौभाग्य से कुछ ही दिनों बाद मन बहलाव का एक बहाना उपस्थित हो गया। रईस रिसाले के पुराने मित्रों ने एकत्रित होकर गोठ करने की ठानी। उनकी संख्या कुछ ज्यादा नहीं थी, कोई 20 होंगे। नाच गाना, खाना पीना और स्वांग खेलना सबकी व्यवस्था थी। रात भर रंगरेलियां होती रहीं। सूरज की पहली किरण से डरकर ही लोग बिछड़ने को तैयार हुए थे, परंतु कुछ बहादुर अब भी मैदान में डटे रहे। इनमें से एक औरून भी था। औरून को शराब पचा जाने की आदत नहीं थी, इसलिए सुबह उसकी टांगों ने पुलिस के महकमे का कर्तव्य पालन करने से मना कर दिया। औरून ने अपने मित्र से कहा, रैमसन, मैं तो मारा गया। मुझे पूरा होटल बैलगाड़ी के पहिए की तरह चक्कर खाता दिखाई देता है। वे लोग मेरा बिल्ला छीन लेंगे और बड़ी बेइज्जती होगी। मेरे हवास कायम है और मैं बोल भी लूंगा, पर मेरे पांव हकला रहे हैं। 3 घंटे में मुझे काम पर हाजिर हो जाना है। बनी बनाई बात बिगड़ गई रैमसन, बिगड़ गई। रैमसन मुस्कुरा रहा था। अपने चेहरे की ओर संकेत करता हुआ वो बोला, मेरी ओर देखो, क्या दिखाई देता है? नशे में चूर औरून बोला, शाबाश दोस्त, शाबाश। रैमसन ने कहा, क्या शाबाश? तुम कुछ नहीं समझे। तुम्हारे सामने इस समय घुड़सवार पुलिस औरून खड़ा है। अपना चेहरा देखो, लेकिन बिना शीशे के अपना चेहरा कैसे देखोगे? तो मेरा चेहरा देखकर अपने चेहरे की कल्पना कर लो। कितना साम्य है, जैसे टेबल पर परोसी हुई खाने की 2 थालियां। तुम्हारा बिल्ला लगाए, तुम्हारी वर्दी पहने और तुम्हारे घोड़े पर बैठे हुए यदि मैं सेंट्रल पार्क में घूमूं तो लोग क्या मुड़कर नहीं देखेंगे? तुम्हारा बिल्ला और तुम्हारी इज्जत दोनों सुरक्षित भी रहेंगे और मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा। पिछली लड़ाई में स्पेन वालों को हराने के बाद कोई मजेदार घटना हुई ही नहीं। ठीक समय पर पार्क में अपने कत्थई रंग के घोड़े पर बैठा नकली घुड़सवार पुलिस औरिन घूमने लगा। वर्दी में तो 2 मनुष्य जिनमें कुछ भी समानता न हो एक से ही दिखाई देते हैं, तो फिर जिनके चेहरे मोहरे में काफी साम्य हो, ऐसे 2 व्यक्ति यदि जुड़वां भाई से दिखाई दें तो क्या आश्चर्य। रैमसन को पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में बड़ा आनंद आ रहा था। करोड़पतियों के भाग्य में भी सात्विक आनंद के ऐसे मौके कम ही आते हैं। जाड़े की उस सुहावनी भोर में 2 चंचल घोड़ों से जुती बग्घी पार्क के चारों ओर चक्कर काट रही थी। ये एक विचित्र सी बात थी, क्योंकि स्वास्थ्य, गरीबी और बुद्धि के पीछे दौड़ने वाले कुछ महत्वहीन लोगों के सिवाय इस समय पार्क में शायद ही कोई आता हो। बग्घी में ऊनी टोपी से अपने सफेद बालों को ढके वही वृद्ध महाशय बैठे थे। ऐसी टोपी पहनने की हिमाकत सिर्फ महान विभूतियां ही कर सकती हैं। उनके पास ही अनार की कली और दूज के चांद सी सुंदर रैमसन के हृदय की रानी बैठी थी। रैमसन ने उन्हें आते हुए देखा। बग्घी सामने से गुजरते ही उनकी आंखें 4 हो गईं और एक प्रेमी के हृदय की डरपोंक धड़कन को कुछ समय के लिए दबा दिया जाए तो ये विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि लड़की का मुख लज्जा से गुलाबी हो गया। वो कोई 20 गज आगे बढ़ गया, परंतु इतने में ही भागते हुए घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर वापस मुड़ा। घोड़े बग्घी को लेकर बेतहाशा भाग रहे थे। अपने घोड़े पर बैठा रैमसन बग्घी के पीछे तीर की तरह भागा।
पुलिसमैन औरून के उस नकलची ने अपना काम बड़ी सफाई से अदा किया। उसका कत्थई घोड़ा कोई 30 सेकंड में ही बग्घी के पास पहुंच गया और अपनी गोल आंखों की मूक भाषा में मानो रैमसन से कहने लगा, अरे बेवकूफ, यही मौका है। क्या तू अपना पार्ट पूरा कर सकेगा? माना कि तू औरून नहीं है, परंतु इन भागते हुए टट्टुओं की लगाम पकड़ लेना कोई मुश्किल बात नहीं। हाँ, शाबाश, ऐसे ही। इससे बढ़िया ढंग से तो ये काम खुद औरून भी नहीं कर सकता था। रैमसन की बलिष्ठ भुजाओं ने भागते हुए घोड़ों को तुरंत काबू में कर लिया। बग्घी का कोचवान लगाम छोड़कर नीचे कूदा और अदब से एक ओर खड़ा हो गया। कत्थई घोड़ा अपने नए सवार से बेहद खुश होकर आनंद से नाच रहा था, मानो गाड़ी में जुते हुए उन विजित घोड़ों का मजाक उड़ा रहा हो। रैमसन वहीं रुक गया और गाड़ी में बैठे ऊनी टोपी वाले बूढ़े की अस्पष्ट, निरर्थक और असंभव बातों को अन्यमनस्क सा सुनता रहा। उसकी सारी चेतना तो एक जोड़ी जामुनी आंखों, मोहक हंसी और मादक दृष्टि की ओर खिंच रही थी। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मंदिर की मूर्ति भी जाग उठे, और ऐसी नजर जिसका सच्चे प्रेमी की जन्मजात कायरता के कारण वो कोई अर्थ नहीं लगा सका। वे लोग उसका नाम पूछने लगे और उसकी बहादुरी के लिए अनेक तरह से धन्यवाद देने लगे। ऊनी टोपी वाले वृद्ध की बड़बड़ाहट तो जारी थी, पर युवती की आंखें मूक सराहना से झुक गई थीं। रैमसन के मन में संतोष की एक लहर दौड़ गई। बिना किसी अहंकार के वो अपना नाम बता सकता था, जिसे अभिजात समाज में भी याद किया जाता था, और उचित गर्व से वो अपनी समृद्धि की चर्चा भी कर सकता था, जिसके सहारे उसे जीवन में बेइज्जती उठाने की कोई शंका नहीं थी। उसके होठ उत्तर देने के लिए खुले, पर तुरंत ही बंद हो गए। वो कौन था? उसे याद आ गया कि वो तो घुड़सवार औरून था। उसके दोस्त का बिल्ला और इज्जत इस समय उसके हाथ में थी। यदि वो ये कहता कि अनार की कली और ऊनी टोपी को मौत के मुंह से बचाने वाला वो निकरबाकर खानदान का प्रसिद्ध करोड़पति एल्सवर्थ रैमसन है, तो पुलिस के सिपाही औरून की क्या दशा होगी। नौकरी छूट जाएगी, बेइज्जती होगी और दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। इस वक्त दांव पर प्रेम की बाजी लगी हुई थी, परंतु प्रेम से भी महान एक चीज, जिसे हम लड़ाई के मैदान में विदेशी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले वीरों की दोस्ती कह सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा रही थी। रैमसन ने अपनी टोपी को छुआ और घोड़े के कानों के बीच देखता हुआ देहाती भाषा में अलहड़ता से बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हमें इसी बात की तनख्वाह मिलती है। मन ही मन अभिजात होने के अभिशाप को गालियां देता वो आगे बढ़ गया। जो कुछ हुआ उसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। दिन डूबते ही रैमसन ने घोड़े को अस्तबल में भिजवा दिया और उनके कमरे में पहुंचा। पुलिस का वो हष्टपुष्ट, हंसमुख और शांत सिपाही खिड़की के पास बैठा सिगार पी रहा था। रैमसन तुनक कर बोला, जो लोग धुत हुए बिना 2 गिलास शराब भी नहीं पी सकते, वे और उनका पुलिस दल और उनके बिल्ले और घोड़े और उनके पीतल के चमकते बटन, सब के सब जहन्नुम में जाओ। और उनके चेहरे पर संतोष था। मुस्कुराते हुए वो प्यार से बोला, प्यारे दोस्त, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। उन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला और कोई 2 घंटे पहले ही पकड़ लिया। मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया, पर मैं झगड़ा करके घर से भाग आया था और घरवालों को परेशान करने के लिए ही यहां आ छिपा था। मेरे पिता अर्डलेई के जमींदार हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी उन लोगों से पार्क में मुठभेड़ हो गई। अगर तुमने मेरे घोड़े को चोट पहुंचाई होगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, और मैं उसे खरीद कर अपने साथ ले जाना चाहूंगा। और हाँ, एक बात और, मेरी बहन लेडी अंजेला, तुम उसे देख चुके हो। उसने खास तौर से कहा है कि आज शाम को तुम भी मेरे साथ उसके होटल पर चलो। और रैमसन, मेरा बिल्ला तुमने खो तो नहीं दिया? इस्तीफा देते समय मैं उसे लौटा देना चाहता हूं। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी सिपाही का तमगा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।